हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षल चौधरी। टॉपिक फॉर टुडे इज हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं आज। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच। ओके, जुडिशियल रिव्यू को न्यायिक पुनरावलोकन बोला जाता है, न्यायिक सतर्कता बोलते हैं हम जुडिशियल एक्टिविज्म को, और जुडिशियल ओवररीच को बोला जाता है न्यायिक शक्तियों का अतिक्रमण। ये तीनों टॉपिक आपके ओल्ड सिलेबस में भी हैं एज वेल एज आपके न्यू सिलेबस में हैं। तीनों जो टर्म्स हैं आपसे 3 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, और 6 मार्क्स में आपसे दो चीजों के बीच में डिफरेंस आ सकता है, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच। ये दो चीजें काफी डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, इनमें अंतर पूछा जा सकता है। तो ये आपसे 5 मार्क्स में इजीली पूछा जा सकता है, तो आपको इसके बीच में डिफरेंस बताना होगा। इवन 6 मार्क्स में जो ओल्ड सिलेबस का है, तो 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच के बीच में डिफरेंस बताइए विद एग्जाम्पल। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे हम टॉपिक को स्टडी करें उसके पहले आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा कोड टॉप एमपीपीएससी यूज करके, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप प्लस के कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। हर सैटरडे को आप एक स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हैं मेरी अनअकैडमी ऐप में, जो 9 बजे से 10 बजे तक होती है, एंड दिस इज टोटली फ्री। ओके, तो हम जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ते हैं कि जुडिशियल रिव्यू आपने टर्म सुना होगा। जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? देखिए, आपको पता है कि लेजिस्लेचर के पास, जो हमारा संसद है या स्टेट का लेजिस्लेचर है, उनके पास पावर है लॉज बनाने का। ओके, लॉ मेकिंग प्रोसेस से वो कोई भी एक अधिनियम पारित करते हैं, कोई भी कानून बनाते हैं, ठीक है। बट वो कानून बनाने की जो शक्ति है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब वो पैरामाउंट पावर नहीं है कि एक बार लॉ मेकर्स ने लॉ बना दिया तो वो स्टैंड करेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी लॉ लॉ बनने के बाद संसद में या हमारे स्टेट के लेजिस्लेचर में लॉ बनने के बाद इट हैज टू पास थ्रू अ टेस्ट विच इज जुडिशियल रिव्यू टेस्ट। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि जुडिशरी एक बार उस लॉ को चेक करती है, उसकी वैलिडिटी को चेक करती है कि कहीं वो फंडामेंटल लॉ से कॉन्ट्रवीन तो नहीं कर रहा है, अल्ट्रा वायर्स तो नहीं है। ओके, इस चीज को जब जुडिशरी बनाए हुए लॉ को चेक करती है, सपोज यहां पे लॉ बना, लॉ बनने के बाद जुडिशरी एक चेक करेगी इसको कि कहीं ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा है, कहीं उसके अगेंस्ट तो नहीं है, इज इट अल्ट्रा वायर्स विद द फंडामेंटल राइट्स। इस चेक करने के प्रोसीजर को जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है। ओके, सो फ्रॉम वेयर पावर कहां से आती है जुडिशियल रिव्यू की? अगर आपको लगे कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि वेयर डज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कम फ्रॉम, तो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो पावर आती है कॉन्स्टिट्यूशन में खुद एक निहित शक्ति है, आर्टिकल 13 में। ओके, बिकॉज आर्टिकल 13 आपको पता है, आर्टिकल 13 बोलता है कि एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स शुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड। ओके, तो इस वजह से आर्टिकल 13 से जुडिशियल रिव्यू की पावर आती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है ये स्वयं आर्टिकल 13 से आती है, जिसमें लॉ की डेफिनेशन दी गई है। आर्टिकल 13 में लॉ को डिफाइन किया गया है और साथ में लिखा है कि एनी लॉ मेड विच इज इन कॉन्ट्रवेंशन विद द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज रिवोक्ड टू प्रोटेक्ट दी। किस लिए पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू किस लिए हम यूज करते हैं? तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू यूज किया जाता है फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, गारंटी करने के लिए। ओके, आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब हमारी संसद को और साथ में स्टेट के लेजिस्लेचर्स को भी वो ये हिदायत देता है कि कोई भी ऐसा लॉ मत बनाइए जिससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो। इट में टेक अवे, मतलब एनी लॉ विच में टेक अवे और अब्रिज। टेक अवे मतलब वो वापस छीन ले कोई भी फंडामेंटल राइट को, और अब्रिज मतलब उसको कर्टेल करे, जो मूलभूत हमारे अधिकार हैं उनका कहीं से भी हनन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा। तो आर्टिकल 13 में साफ साफ लिखा हुआ है एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शुड बी वॉइड, उसको नलीफाई कर दिया जाएगा, शून्य मान दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई भी लॉ संसद पारित करती है जिससे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, उसको शून्य मान दिया जाएगा। ओके, अब इसमें जो लॉ है वो लॉ ऑर्डिनेंस भी हो सकता है, वो ऑर्डर भी हो सकता है, वो बाय लॉ भी हो सकता है, रूल भी हो सकता है, रेगुलेशन, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन, कोई भी कस्टम है, ये सारी चीज अगर फंडामेंटल राइट्स के वॉलेशन में है तो वो जुडिशियल रिव्यू से शून्य की जा सकती है। सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स अलग अलग ऑर्डर्स निकाल रहे हैं कि मास्क पहन के निकलिए, नहीं तो आप दुकान को मत खोलिए, इस टाइम से इस टाइम के बीच में ही दुकान खुलेंगी। बट अगर
सारी चीजें नॉर्मल होती और अचानक से कोई कलेक्टर हैं डिस्ट्रिक्ट के, और कलेक्टर एक आदेश निकालते हैं कि मान लीजिए कि सिर्फ लाल रंग की शर्ट पहन के ही लोग दुकान खोलेंगे अपनी, ठीक है, और सिर्फ 1 घंटे के लिए ही दुकान खोलेंगे। इस तरीके का आदेश निकाल देते कि 11 बजे से 12 बजे तक ही दुकान खोली जाएंगी, अदरवाइज दुकान नहीं खुलेंगी। तो ये एक ऑफिशियल ऑर्डर होता। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ वियर्ड एग्जांपल एंड आर्बिट्ररी एग्जांपल, इसको प्लीज आप पर्सनली ना लें। तो कोई अगर इस तरीके का ऑफिशियल ऑर्डर निकाल दे कलेक्टर, जो कि पता नहीं, आपको कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आएगा इसमें, तो इसको भी, भले ये ऑर्डर है, कोई कानून बनाया हुआ नहीं है, एक ऑफिस का ऑर्डर है, ऑफिशियल ऑर्डर है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उसके बाद भी इसको जुडिशरी के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है और जुडिशरी इसको फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन मानेगी कि राइट टू फ्रीडम का हनन हो रहा है, क्योंकि उनको दुकान खोलने के लिए नहीं दी जा रही है, ट्रेड का जो राइट है वो नहीं मिल रहा है, उनकी चॉइस, उनकी पर्सनल लिबर्टी, सब चीज़ का हनन हो रहा है, और इसको कोर्ट अल्ट्रा वायर्स घोषित कर देगा और इसको कर्टेल कर दिया जाएगा, इसको नलीफाई कर दिया जाएगा इस ऑर्डर को। ओके, तो लॉज का मतलब यहाँ पे सिर्फ कानून से नहीं है, इट मे बी एनी ऑर्डिनेंस, इट मे बी एनी ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, और इवन एनी कस्टम। कस्टम आपने जैसे देखा है कि इस चीज को भी जुडिशियल रिव्यू आ रहा है इस पे, कि सबरीमाला का जो टेम्पल का इशू है। ओके, तो इस तरीके के भी कोई एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं, जो कस्टम्स हैं या कोई यूजेज, कोई प्रचलन है, कोई चीज प्रचलित है, उसको भी कोर्ट नलीफाई कर सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम जुडिशियल रिव्यू के, जैसे कि आईटी एक्ट का आपको पता है कि आर्टिकल 66A, सेक्शन 66A जो था आईटी एक्ट का, उसको रिपील कर लिया गया था। बोला जा रहा था कि वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, हमारे स्पीच, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जा रहा है, जिसमें हम इंटरनेट में कोई भी चीज एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उसको रिपील कर लिया गया था। तो ये एक जुडिशियल रिव्यू का एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म में, न्यायिक सतर्कता। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है जब जुडिशरी एक एक्टिव पॉजिटिव रोल लेता है। देखिए, अगर जुडिशरी जो है वो अगर पॉजिटिव रोल ले रहा है तो एक्टिविज्म बनता है, और अगर ये ओवर करने लगता है, अपने ओवर रीच करने लगता है, एक नेगेटिव रोल जब ले लेता है, तो नेगेटिव रोल जो हो जाता है वो कहला जाता है हमारा ओवर रीच। तो ओवर रीच एक नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ जुडिशरी है और एक्टिविज्म एक पॉजिटिव आउटरीच ऑफ जुडिशरी है। ओके, तो एक एक्टिव रोल माना गया है इसको, मोर एक्टिव रोल जो प्ले करता है। जुडिशरी का काम है कुल मिला के, कोई केस अगर आ रहा है तो उस पर न्याय देना, बट वो खुद से स्वतः कुछ अच्छा करने की दृष्टि से, सोशली कोई चीज अच्छा करना, सोशल वेलफेयर करना, इस तरीके की चीजों को करने की दृष्टि से अगर जुडिशरी कोई काम करता है तो उसको जागरूकता, सतर्कता, जुडिशियल एक्टिविज्म माना जाता है। ओके, इसका मेन पर्पस होता है टू डिस्पेंस सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इसका एक बेसिक पर्पस होता है जुडिशियल एक्टिविज्म का। व्हेन वी स्पीक अबाउट जुडिशियल एक्टिविज्म, वी पॉइंट फिंगर्स टू द इन्वेंटेड मैकेनिज्म्स दैट हैव नो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। ये चीज इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी संविधान में ये जुडिशियल एक्टिविज्म नाम की कोई भी चीजें मेंशन्ड नहीं है। ओके, संविधान में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है। ये एक जुडिशियल मतलब कि एक कुल मिला के इनोवेशन है हमारी जुडिशरी का। एग्जाम्पल, सुओ मोटो केसेस, मतलब आपने सुना होगा, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है। इसके पास अधिकार है कि खुद से चाहे तो कोई भी केस ले सकते हैं अपने कोर्ट में, और फिर उसको ट्रायल उसको ले सकते, ट्रायल करवा सकते हैं उस केस का, कि इनको लगता है कि कोई भी हॉस्टल है या कोई भी पागल खाना है, कोई मेंटल असाइलम है जहां पे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, तो स्वतः खुद से ऑन इट्स ओन मोशन सुओ मोटो केस ले लेंगे और फिर उस केस को डिसाइड करेंगे। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाता है कि जो जुडिशरी हमारी खुद से एक्टिव हो रही है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका आपने सुना होगा, आपने जॉली एलएलबी मूवी देखी है। ओके, एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद खुद से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया जाता है सोशल जस्टिस के लिए। हमेशा सोशल जस्टिस एक टर्म है जिसकी वजह से ही ये जुडिशियल एक्टिविज्म किया जा रहा है, सामाजिक न्याय के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जाम्पल है। और कहां से आता है अल्टीमेटली जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, उसको पावर कहां से मिलती है, फ्रॉम वेयर डज इट गेट द पावर? जुडिशियल एक्टिविज्म हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल के तहत ये चीज मेंशन नहीं है, कोई भी इसका ओरिजिन का, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ओरिजिन का सोर्स नहीं मिलेगा। ये सिर्फ इंडियन जुडिशरी का एक इन्वेंशन या आप इनोवेशन बोल सकते हैं। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट में भी इस तरीके का एक सिमिलर कंसेप्ट है। अब PIL इसका एक एग्जाम्पल है,
और लोकस स्टैंडी आप समझते होंगे। लोकस स्टैंडी का मतलब होता है व्यक्ति का खुद का राइट कि वो खुद खड़े होके अपना राइट ले। जैसे कि जॉली एलएलबी में आपने पीआईएल सुना है। पीआईएल लोकस स्टैंडी के प्रिंसिपल से अलग जाके एक कंसेप्ट लाया गया है। अगर जॉली एलएलबी मूवी में कोई लॉयर है, आपने देखा है अरशद वारसी उसमें पीआईएल फाइल करते हैं, अगर कोई लॉयर जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनके लिए केस फाइल कर पा रहा है, लॉयर का तो कोई संबंध नहीं है, ना लॉयर का एक्सीडेंट हुआ ना उसको हानि पहुंची उससे खुद, बट उनके बिहाफ में जो एक्सीडेंट जिन गरीबों का हुआ उन गरीबों के बिहाफ में अगर कोई भी आदमी कोई भी व्यक्ति केस कर पाए जिसका उससे कोई भी संबंध नहीं है, उसको कोई अधिकार नहीं है, वो भी कर पाए, उसको बोला जाता है लोकस स्टैंडी के प्रिंसिपल से अलग जाना। तो पीआईएल उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो जनहित याचिका का मतलब होता है जन का हित उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, लोगों का हित इन्वॉल्व होना चाहिए, पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके साथ कोई नुकसान हो, कोई भी आदमी कोई भी चीज गलत हो रही है तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाके पीआईएल फाइल कर सकता है, उसको बोला जाता है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी। ओके, तो इसी की वजह से किसी के भी हित के लिए, जनता के हित के लिए, सोशल जस्टिस के लिए कोई भी अनजान व्यक्ति जाके पीआईएल फाइल कर सकता है और जुडिशरी उस केस को सुनेगा और उस पर डिसीजन देगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। ऑल्दो द अर्लियर इंस्टेंसेस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म वाज कनेक्टेड विद फंडामेंटल राइट्स ओनली। शुरू में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए किया जाता था, बट अभी गवर्नेंस के इशू में भी जुडिशरी इंटरवीन करते जा रहा है। इट इज एंश्योरिंग कि अच्छा गवर्नेंस हो, ठीक है, और अल्टीमेटली सोशल जस्टिस हो। सोशल जस्टिस के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है, सब कुछ लोक हित में, सामाजिक न्याय के लिए किया जा रहा है। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जॉली एलएलबी आपके सामने एग्जाम्पल है। केशवानंद भारती केस के बाद हम प्लस क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये दो कंसेप्ट होते हैं। तो 1973 के बाद इंडियन जुडिशरी भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की ओर जा रहा है। ओके, कलेजियम सिस्टम जो जुडिशरी के अपॉइंटमेंट का जो इशू होता है, ये इन्होंने इन्वेंट किया खुद से, तो ये भी आउट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म ही है। ठीक है, पीआईएल का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन अपने आप में जुडिशियल एक्टिविज्म ही दिखाता है। अगर इन्होंने पब्लिक प्लेसेस में, जो सामाजिक स्थान है, वहां पे स्मोकिंग करना बैन कर दिया एक पीआईएल फाइल होने के बाद। अब देखिए, जिसको धुएं से नुकसान हुआ, कोई सिगरेट या बीड़ी का, तंबाकू का सेवन कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है, उससे किसी बंदे को कैंसर हो गया मान लीजिए और उसकी मृत्यु हो गई, तो सिर्फ उसी के परिवार वालों को या जिसको कैंसर हुआ है उसको राइट है कोर्ट में केस फाइल करने का कि भैया ये पी रहा था, कोई बंदा, कोई पर्सन सिगरेट पी रहा था, उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ। लेकिन उसके बिहाफ में उसने केस नहीं किया। उसके बिहाफ में जब कोई और सज्जन जाके एक जनहित याचिका दायर कर सकते हैं कि पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग बैन होनी चाहिए, इसी को बोला जाता है गोइंग अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी। ओके, उसके बाद 2001 में मिड डे मील का जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था कि स्कूल के बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड करना है, तो ये भी सामाजिक न्याय के लिए एक जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जाम्पल था। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बैन कर दिया, जो भी 10 साल से पुराने ट्रक है उनको दिल्ली में चलने से बैन कर दिया गया प्रदूषण रोकने के लिए, तो ये भी एक जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं नेगेटिव कंसेप्ट में, जिसको बोला जाता है जुडिशियल ओवररीच, न्यायिक अधिकारों का अतिक्रमण। जब जुडिशरी कुछ सामाजिक न्याय को लाने के लिए कुछ कर रही है तो वो तो अच्छी बात है, जिससे सामाजिक न्याय स्टैब्लिश हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जुडिशरी कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ के काम करने लगती है और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के काम में इंटरफियर करने लगती है। आपको एक आदेश याद होगा कि जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि सपोज ये रोड है, रोड से आई गेस, आई एम नॉट वेरी श्योर, 100 मीटर या 200 मीटर की रेंज में दोनों तरफ कोई भी शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, कोई भी वाइन शॉप नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके का ऑर्डर जुडिशरी ने निकाला था। तो ये नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए था। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से इस रेंज में कोई भी वाइन की शॉप नहीं होनी चाहिए। तो ये काम अल्टीमेटली है किसका, आपको खुद पता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये सब चीजें डिसाइड करना कि कहाँ पे दुकानें होंगी, कहाँ पे नहीं होंगी, कहाँ पे उनको रेवेन्यू मिल रहा है। अब अगर उसमें जुडिशरी इंटरवीन करके एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिसीजन है वो भी ले रहा है, तो इस चीज को जुडिशियल ओवररीच बोला जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल था, ठीक है। और एक चीज आपको समझनी होगी कि जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल एक्टिविज्म, इनके बीच में एक बहुत फाइन लाइन है, एक महीन रेखा होती है जो इन दोनों को सेपरेट करती है कि किस जगह पे जुडिशियल ओवररीच माना जाएगा और किस जगह पे जुडिशियल एक्टिविज्म माना जाएगा।
बिकॉज ये इंसान के परसेप्शन पे भी डिपेंड करता है। इस शराब पीने के ऑर्डर को कोई जुडिशियल शराब की दुकानों का जो ऑर्डर निकला था कि इस रेंज में दुकानें नहीं होनी चाहिए, तो इसको कोई जुडिशियल एक्टिविज्म भी मान सकता है और कोई इसको जुडिशियल ओवररीच के फॉर्म में भी परसीव कर सकता है। ओके, तो इन सिंपल टर्म्स, व्हेन जुडिशियल एक्टिविज्म क्रॉसेस इट्स लिमिट्स, जब वो अपनी रेखाओं को, जब अपनी गरिमा, अपनी एक मर्यादा को लांघ देता है, उल्लंघन कर देता है, तब उसको जुडिशियल एक्टिविज्म या एडवेंचरिज्म बोला जाता है। ओके, जब जुडिशरी ओवरस्टेप करता है उसके द्वारा दिए गए पावर को, अल्टीमेटली हमको हमेशा सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी याद रखनी है कि अलग अलग पावर्स दिए गए हैं जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को। कोई भी एक दूसरे के दायरे में कदम ना रखे तो देश बैलेंस्ड फॉर्म में चलता रहेगा, लेकिन जब एक दूसरे के पाले में जब कोई कदम रखना चालू करता है तो उसको ओवररीच बोलते हैं। और जब भी जुडिशरी या तो लेजिस्लेचर या तो एग्जीक्यूटिव एक्शंस में अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसको जुडिशियल ओवररीच बोला जाता है। जुडिशियल ओवररीच की वजह से जो लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग है या एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग है गवर्नमेंट के ऑर्गन्स की, वो डिसरप्ट होती है और एक हार्मनी, एक बैलेंस खराब होता है। ओके, इसकी भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, संविधान में कहीं पे भी लिखा नहीं है। और ये अल्टीमेटली सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है, जो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल को डिस्ट्रॉय करता है। जुडिशरी ने, देखिए कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, जुडिशरी ने खुद से कंसेप्ट दिया बेसिक स्ट्रक्चर का, ओके, जिसमें ये सेपरेशन ऑफ पावर शामिल है, लेकिन इसको जुडिशरी ओवररीच करके खुद ही इसका हनन कर रहा है। ओके, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि जुडिशियल ओवररीच कब बोला जाता है। जैसे कि जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, उसमें और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन एक बनाया गया था, एक बिल आया था कि इस तरीके से जजेस अपॉइंट किए जाएंगे। लेकिन जुडिशरी, ये अब लॉ मेकिंग का काम तो अल्टीमेटली संसद का है, ठीक है, संसद का काम है लॉ बनाना। उसने डिसाइड कर दिया कि इस तरीके से जजेस को चुना जाएगा, जजेस का अपॉइंटमेंट इस तरीके से होगा, लेकिन जुडिशरी ने उसको खारिज कर दिया। तो यही कहलाता है जुडिशियल ओवररीच, जब वो विधायिका के काम में घुस जा रहे हैं जबरदस्ती। ओके, अगला एग्जाम्पल है, एक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक डिसीजन पास किया था। उसके बाद उन्होंने बोला था कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी नौकरशाह हैं, वो लोग जानबूझ के, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, डिप्टी कलेक्टर्स हो, कोई भी हो, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही एडमिशन करवाएं, उसके अलावा कहीं नहीं भेज सकते। तो ये डिसाइड करना तो अल्टीमेटली उनकी खुद की चॉइस है, ब्यूरोक्रेट्स की चॉइस है कि वो प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में भेजना चाहते हैं। लेकिन अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट इस तरीके का कोई डिसीजन दे रहा है तो उसको जुडिशियल ओवररीच माना जाता है। कभी कभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को बहुत ज्यादा ओवर यूटिलाइज करके, उसको मिसयूज करके भी जुडिशरी ओवररीच का एक उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत करता है। So these are the three things: judicial overreach, judicial activism and judicial review. 3 मार्क्स में भी तीनों चीजें पूछी जा सकती हैं। डिफरेंस ओवररीच और एक्टिविज्म के बीच में आपसे पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच।